गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं का 7 पाठ है ना, पाठ 7 को पढ़ने वाले हैं। पाठ 7 का नाम है समय नियोजन, है ना। क्या नाम है बच्चों? समय नियोजन। तो चलिए देखते हैं आज पाठ 7 में क्या दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि समय के अभाव की, समय न मिलने की, पत्र का उत्तर न दे सका, समयाभाव के कारण, है ना। लोग अक्सर क्या करते हैं कि हमारे पास समय नहीं था, हमने ये काम नहीं कर पाए क्योंकि हम मेरे पास उतना समय नहीं था। या किसी का पत्र आता है तो उस पत्र का उत्तर नहीं दे पाते हैं और क्या बोलते हैं कि समय के अभाव के कारण मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे पाया, या समय के अभाव के कारण मैं कसरत नहीं कर पाया, समय के अभाव के कारण मैं नहीं मिल पाया किसी से, ऐसे, है ना। किंतु यदि हम सही ढंग से आत्मविश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि हमारी ये शिकायतें अक्सर गलत होती है ना। जो हम शिकायत करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, वो अक्सर गलत होती है। हम अपने को समझ नहीं पाते और तभी ऐसी शिकायत करते हैं, है ना। क्या होता है, हमारे पास समय होता है किंतु हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि कौन से समय में हमें कैसे उसका उपयोग करना चाहिए, समय का उपयोग हमें कैसे करना चाहिए, है ना। इसलिए हम समय के अभाव का शिकायत करते रहते हैं। यह हमारा आलस्य है जो सदैव समय के अभाव की दुहाई दिया करता है। वस्तुतः कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो व्यस्तताओं के बीच उन कामों को न कर सके जिसे वह करने पर उतारू है ना। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे पास समय रहता है किंतु हम आलस्य करते हैं, है ना। इसी वजह से हम अपना कोई काम नहीं कर पाते। अगर हम मन में ठान लें कि हमको ये काम करना है तो ज़रूर हम उस काम को कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जिसे करना अनिवार्य मानता है ना। जैसे हम अपने आप में ठान लें कि हमें ये काम करना ही है तो उस काम को हम कर सकते हैं। किंतु अगर उस चीज़ को हम मन में नहीं ठानेंगे और हम बस यह सोच के रह जाएंगे कि हमें उस काम को करना है, तो आज कल करते करते हमारा समय बीतते चला जाता है और हम उस काम को नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेहरू जी कितना व्यस्त रहते थे। भारत के प्रधानमंत्री के नाते उन पर कितना दायित्व था। कुछ दिन पहले उनके साथ काम करने वाले एक सज्जन से बात करने का सौभाग्य मिला। वे बताने लगे, नेहरू जी के पास रोज़ इतनी सारी फाइलें जाती थी किंतु दूसरे दिन वे उन सभी को निपटाकर वापस भेज देते। जहाँ तक बस चलता एक दिन भी देर न करते। जरा सोचिए उनकी व्यस्तता को, जो दिन भर न जाने कितने आदमियों से मुलाकात करते थे, कितनी गंभीर समस्याओं पर सहकर्मियों से विचार विमर्श करते थे, कितनी सभा सोसाइटी में जाते थे। फिर भी वे अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय अपने दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए भी निकाल लेते थे, है ना। अब यहाँ पे किसके बारे में बता रहे हैं बच्चों? नेहरू जी के बारे में। ये जो चित्र दिया हुआ है वो नेहरू जी का है ना। वो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। अब सोचिए कि उनके पास बिल्कुल समय नहीं है ना। समय नहीं होने के बावजूद वो अपने दैनिक जीवन में व्यायाम करने के लिए, मनोरंजन के लिए समय निकाल लेते थे। उनके पास प्रधानमंत्री होने के नाते बहुत सारे काम रहते थे, उसके बाद भी वो सारे काम निपटा लेते थे और एक भी दिन देर नहीं होते थे। जितनी फाइलें आती थी उसको वो कंप्लीट करके दूसरे दिन भेज देते थे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर गांधी जी के पहले हमने पढ़ा नेहरू जी के बारे में, अब दूसरे में हम पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में। ये जो है चित्र में दिया हुआ है वो गांधी जी का है ना। अब यहाँ पर नीचे हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, गांधी जी भी एक कम व्यस्त नहीं रहते थे। दर्शनार्थियों की भीड़ तो उन्हें घेरे ही रहती, मुलाकातियों का भी तांता लगा रहता। देश विदेश में के अनेक पेचीदे मामलों पर विचार विनिमय होता, अखबारों के लिए लेख लिखे जाते, किंतु फिर भी न तो गांधी जी की प्रार्थना सभा के समय में देर में हेर फेर होता और न उनके प्रातः भ्रमण में भी बाधा आती थी। यही नहीं, दुनिया के कोने कोने में भेजे गए पत्रों का जवाब भी वे अक्सर हाथ से ही लिखकर देते
थे, है ना। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों, गांधी जी के बारे में बता रहे हैं कि वो बहुत व्यस्त रहते थे, है ना। मुलाकात करने वाले को, उनसे मिलने वाले के लोगों का तांता मतलब बहुत सारे लोगों की लाइन लगे रहती थी। देश विदेश से अनेक मामले आते थे जिसमें विचार करना रहता था, है ना। उसके बाद भी वो प्रार्थना सभा में समय पर पहुंच जाते थे, और प्रातः काल जो सुबह सुबह वो घूमने जाते थे वो भी वो समय पर ही किया करते थे। और जो पत्र आता था उनके पास, उसको भी वो अपने खुद से हाथ से लिखकर ही दिया करते थे। गांधी जी और नेहरू जी दोनों का जीवन प्रमाणित करता है कि यदि हम अपने समय को सोच समझ कर विभाजित न कर लें और फिर उस पर दृढ़ता से आचरण करें तो अपने निश्चित व्यवसाय के अतिरिक्त भी अन्य अनेक कार्यों के लिए हमें पर्याप्त समय मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि नेहरू जी और गांधी जी के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनके पास इतना व्यस्त जीवन होने के बावजूद वो अपने लिए समय निकाल लेते हैं। अगर हम अपने समय को बहुत अच्छे से समझ लें और उसको समय के अनुसार बांट दे तो हमारे पास भी पर्याप्त समय हमें अन्य कार्य करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, समय की कमी की शिकायत फिर कभी नहीं रहेगी। हाँ, इसके लिए हमें सतत सचेष्ट और जागरूक अवश्य रहना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद जो हम शिकायत करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, वो शिकायत हम फिर कभी नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि इसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है, किसी ने ठीक ही कहा है, समय धन के समान है, अतः सावधानी और सतर्कता से हम अपने धन के हिसाब के समय के प्रति थोड़ा ज़्यादा ही सावधानी बरतते हैं। कारण धन तो आता जाता है, किंतु गया समय फिर कभी नहीं आता है। समय का बजट बनाना जिसने सीख लिया उसने जीने की कला सीख ली, सुख समृद्धि के भंडार की कुंजी प्राप्त कर ली, है ना। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि समय एक किस तरह है, धन के समान है ना। जैसे हम धन को बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं, वैसे ही अगर हम समय को खर्च करें तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, है ना। धन तो एक बार चला जाता है तो फिर आ भी जाता है, किंतु समय ऐसी चीज़ है जो एक बार चली जाती है तो जीवन में कभी वापस नहीं आती है। हम जीवन में क्या चाहते हैं, सुख समृद्धि शांति, यही ना। किंतु ये चीज़ें तभी मिल सकती है जब हम अब इनको पाने का निरंतर प्रयास करते चले, है ना। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें जीवन में क्या चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए, है ना। किंतु इसको पाने के लिए क्या करना है, हमें प्रयास करना पड़ेगा। कंटिन्यू लगातार हमको क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। यदि हम व्यायाम के लिए, चिंतन के लिए, अध्ययन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, जो हमारा तन मन कैसे स्वस्थ और सबल बन सकेगा, है ना। विषम परिस्थितियों में भी हम अपना संतुलन कैसे बनाए रख सकेंगे, है ना। अब यहाँ पे बता रहे हैं बच्चों कि अगर हम अपने लिए खुद के लिए व्यायाम करने के लिए, किसी चीज़ को सोचने के लिए, पढ़ाई करने के लिए अगर हम समय नहीं निकाल पाएंगे तो न हमारा जीवन बन पाएगा और न हम कभी खुश रह पाएंगे, है ना। अतः जीवन को सही अर्थ में सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम सभी की साधना में रोज़ कुछ न कुछ समय लगाएं। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम अपने समय का ठीक विभाजन कर ले, है ना। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें सफल बनाने के लिए समय तो बहुत आवश्यक है ना। जीवन का जो सही अर्थ है वो अगर हम समय को सही ढंग से चलाएं तो वो उससे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जैसे रोज़ कुछ न कुछ समय लगाएं तभी संभव हो जैसे हम किसी कार्य को करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा रोज़ समय निकालना पड़ेगा, तभी हम उस कार्य को पूरा कर सकेंगे। रोज़ उसका लेखा जोखा करते रहें, है ना। वस्तुतः जो समय की कद्र करना सीख गया वह सफलता का रहस्य समझ गया। हम अपने सुख, अपनी समृद्धि के लिए अपना समय विभाजन जितना शीघ्र कर ले उतना ही हम अच्छा होगा, है ना। मतलब बोल रहे हैं कि हम अपने जीवन के लिए समय का विभाजन अच्छे से कर लें,
है ना, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। हम जितनी जल्दी समय को समझ लेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि किसी मनीषी ने यह चेतावनी पहले ही दे रखी है कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं रहती है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर समय एक बार चला गया तो दोबारा लौटकर कभी भी नहीं आता है ना। वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय का पालन कई कारणों में अधिक महत्व है ना। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि बड़े लोगों की अपेक्षा विद्यार्थी जीवन जो है वो समय का पालन अगर बहुत अच्छे से कर ले विद्यार्थी लोग तो उनके लिए और ज़्यादा अच्छा है। विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है और सफलता की ऊंची से ऊंची मंजिलें तय करनी है ना। अब विद्यार्थी को क्या करना है, उसको तो सफलता प्राप्त करनी है, हर क्लास में जाके सफल होना है और धीरे धीरे अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। दूसरी बात यह कि विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ जाती है ये जीवन पर्यंत बनी रहती है ना। अब बोल रहे हैं कि विद्यार्थियों के जीवन में जो आदत पड़ जाती है वो पूरी जीवन वही आदतें उसकी बनी रह जाती है। विद्यालयों में छात्रों को समय तालिका दी जाती है लेकिन वह केवल 5-6 घंटों के लिए होती है। 18-19 घंटे छात्रों के स्वयं विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रहते हैं। यदि वे इस समय का सही उपयोग करें तो वो न केवल परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे बल्कि सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा खेल कूद, व्यायाम आदि के लिए भी पर्याप्त समय निकाल सकेंगे, है ना। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो विद्यालय में है ना विद्यार्थियों के लिए समय मतलब टाइम टेबल बना रहता है ना बच्चों, तो वो सिर्फ कितने घंटे का होता है, 5 से 6 घंटे का होता है और बाकी का 18 से 19 घंटे जो रहते हैं वो छात्र स्वयं उस पर विचार विमर्श करते हैं, है ना। अब अगर विद्यार्थी जो है वो उसका सही उपयोग करे तो वो केवल परीक्षा में अच्छे अंक से प्राप्त उत्तीर्ण होंगे, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे बल्कि सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों हैं जैसे खेल कूद है, व्यायाम आदि में भी वो पर्याप्त समय दे सकते हैं, है ना। समय तालिका बनाने के बाद उसका दृढ़ता और निष्ठता के साथ पालन करना भी आवश्यक है ना। जैसे आप लोग टाइम टेबल बनाते हैं तो उसका रोज़ उसका पालन करना भी बहुत आवश्यक है। निर्धारित समय पर निश्चित काम करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। जैसे आप टाइम टेबल बना लिए और उसका उपयोग अगर सही ढंग से करते हैं तभी आपका जो काम है वो सफल हो पाएगा और जीवन में सफलता मिलती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है, ये शब्दार्थ आप लोगों को कॉपी में कंप्लीट करना है। उसके नीचे में प्रश्न उत्तर दिया हुआ है, इसको मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी। ठीक है बच्चों, और नीचे में यहाँ पर दिया हुआ है ये तत्सम और तद्भव शब्द है ना, इसको भी आप लोगों को कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, उसके नीचे में ये चौथा है ना और ये 5वां दिया हुआ है, तो चौथा को मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी, 5वां को आप लोग इसको खुद से कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, और इसके नीचे में 6वां दिया हुआ है, उसमें प्रत्यय को अलग करना है। जैसे आध्यात्मिक है, आधारित है, तो इसमें प्रत्यय को अलग करके लिखना है। ये सब मैं आप लोगों को कल कंप्लीट करवाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, बाकी का हम कल देखेंगे। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू बच्चों।